नमस्कार। न्यूज प्लस के विश्लेषण के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाजपा में विवाद और आपसी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपनी ही पार्टी में फरियादी हो गई हैं, लेकिन भाजपा है कि उनकी सुनवाई तक करना उसे गवारा नहीं है। अकबरपुर थाने के इंस्पेक्टर संतोष सिंह को हटाने के लिए क्या मंत्री, क्या उनके पति अनिल शुक्रवारसी ने भाजपा में न जाने कितनी दरख्वास्तें लगाई, पर किसी ने उन्हें तवज्जो तक नहीं दी। इसीलिए मंत्री दंपति ने कल एसपी कार्यालय पर धरने पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन धारा 144 का आधार बनाते हुए अभी अभी उन्होंने अपने धरने को स्थगित कर दिया है। 24 जुलाई को भी उन्होंने धरना दिया था, वो भी ढाक के 3 पास साबित हुआ। वारसी और मंत्री का दावा है कि 36 दिन बाद भी इंस्पेक्टर का न तो हटाया गया और न ही उसका कोई आश्वासन दिया गया है। यह बताता है कि उनकी मांग को हाशिए पर रख दिया गया है। क्या भाजपा में बाहरी बनाम मूल कैडर शुरू हो गया है? क्या इसीलिए वारसी की नहीं सुनी जा रही है? क्या भाजपा सत्ता के मद में चूर हो गई है? क्या भाजपा को सवालों को सुनना पसंद नहीं है? क्या भाजपा और उसके नेता वोट जनता के लेंगे पर करेंगे सिर्फ मनमानी? क्या वारसी भाजपा की नजर में खिलौने भर हैं? क्या मनमानी जानी अप्रोच से भाजपा को बेलाइन कर दिया है? इसी पर हम आज विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश वर्मा जी होंगे। वर्मा जी, आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। भाजपा में क्या हिटलर शाही का आगाज हो गया है क्या? नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त अंतर्द्वंद चल रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है। पिछली बार जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी जी, उस समय भी हमने ये कहा था कि वहां पर सब ठीक नहीं चल रहा है। जात के आधार पर, घटक के आधार पर और मूल बनाम बाहरी के आधार पर वहां पर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष को थामने का जो प्रयास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। इसमें भी दो राय नहीं है। उसका कारण ये भी कहा जा रहा है कि वो अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। लेकिन कुछ भी कारण हो, चाहे अभी अमेरिका का टैरिफ का मामला हो तो आलाकमान इस पर ध्यान न दे पाया हो, लेकिन ये बात सही है कि स्थितियां जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत गंभीर है। और जो मूल का मामला भी आपने बताया वो निश्चित रूप से काफी प्रबल है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने एक बात कही। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता है, भले ही हम चुनाव हार जाए, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उसे हाशिए में नहीं डालना चाहिए, उसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बात कही थी। हालांकि जब मोदी जी आए तो भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर लाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने बाहरी लोगों को बुलाया और जिसके कारण ये अब एक नया द्वंद्व शुरू हो गया है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि 2019 से ही इसकी शुरुआत शुरू हो गई थी, लेकिन ये कहा गया कि ठीक है, देखते हैं। और अब 24 के बाद ये स्थिति काफी गंभीर हो गई है। और जो ये कानपुर देहात का मामला है, ये निश्चित रूप में अपने आप में काफी विस्फोटक है। और मुझे लगता है, जैसा भी आपने कहा कि स्थगित हो गया है धारा 144 के नाम पर, तो ऐसा लगता है कि आला कमान ने कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया है और अनिल शुक्लावारसी से कहा है कि अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हालांकि इसके पहले भी आश्वासन मिला था, पहले एसपी ने आश्वासन दिया जब धरना हुआ। इसके बाद जो है अनिल शुक्लावारसी ने कहा कि हम कुटुंब की बैठक बुला रहे हैं। कुटुंब का मतलब आप समझ गए कि अपने समाज की बैठक बुला रहे हैं, उसमें फैसला करेंगे। तो मुख्यमंत्री के ओएसडी जैसा कि आया है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप कुटुंब की बैठक मत बुलाइए, वो जल्दी निर्णय हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। इस कारण अनिल शुक्लावारसी ने डीएम को पत्र लिखा कि हमको अनुमति दी जाए, हम थाने में घेराव धरना देंगे। तो अब ये स्थगित हो गया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि देहात में जो लड़ाई चल रही है, मैं तो ये सीधे सीधे कहूंगा
कि बाहरी बनाम मूल की लड़ाई चल रही है, और जिसको बल दे रहे हैं। मैं सीधी से एक जो वहां पर जिनका जनाधार है देवेश सिंह भोले, और उन्हीं जी पर ये सबसे ज्यादा हमला प्रतिभा शुक्ला और ये कर रहे हैं अनिल शुक्ला वासी। इसलिए ये लड़ाई बहुत बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि दोनों की प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। अब देखना है कि इसमें क्या होता है। ठीक बात है। वर्मा जी, एक चीज तो ये है, मतलब तो थोड़ा आपसे भी जानना चाह रहे थे, बार बार आपको लगता नहीं कि मंत्री और उनके पति अनिल शुक्ला वारसी को मतलब पार्टी में बेइज्जत किया जा रहा है? मतलब ये तो एक होता ना कि आप कुछ भी कहते रहिए, हम सुनेंगे ही नहीं। वो फरियादी, मतलब जो मुद्रा है उन दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, बिल्कुल फरियादी जैसी मुद्रा है। और पार्टी कह रही है कि हम तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। आश्वासन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जड़ी बूटी है कि आप दे दीजिए, ठीक है, आप संभल जाएंगे। लेकिन ये आश्वासन कब तक? 2-1.5 महीने से ऊपर हो गया है, उनको केवल आश्वासन की पुड़िया भर मिल रही है, उस पर हो कुछ नहीं रहा है। वर्मा जी, देखिए, ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त कैडर वाली पार्टी है, जी और उसमें आरएसएस के जो थीम है, आरएसएस के खाटी के लोग हैं, वो पूरी तरीके से प्रमुखता के साथ है। अब और उन्हें वास्तव में इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हालांकि वो हाशिए में डाल दिए गए हैं, जी सरकार बनाने के चक्कर में बाहरी लोगों को महत्व मिला है, लेकिन सहज रूप में जिनका जो बाहरी आए, जिनका कोई आधार है, जिनका जी कोई जमीनी मकसद है, ऐसे लोगों को तो पद और सब दे दिए गए। लेकिन आज भी महत्व आरएसएस के लोगों को दिया जा रहा है, और इन पर जो है अभी भी कोई ऐसा विश्वास नहीं किया जा रहा है। रखा उनको जा रहा है, लेकिन जो एक समरसता होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में इन हाँ लोगों के साथ में, वो नहीं हो पा रही। इसमें भी दो राय नहीं है। जैसे कि पार्टी उनकी आंतरिक बैठक हो, तो कोर कमेटी की बैठक हो, इसमें इनको नहीं रखा जा रहा। अभी आपको देखिए, कानपुर से बहुत से लोग, एक कांग्रेस के नेता भी चले गए भारतीय जी जनता पार्टी में, और लोग भी गए, लेकिन आप देखिए उनकी कहीं कोई तवज्जो नहीं है। बल्कि हम तो नाम लेकर के बता रहे हैं, श्री कुमार बेरिया चले गए, मंत्री हाँ थे, सब कुछ हाँ थे, और उन्होंने सुब्रत पाठक को जिताने में बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा लगा दी, जिता भी दिया अपने रसूलाबाद से। जी लेकिन जब वो गए तो उनको लगा कि हमारी तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं हो रही है। उन्होंने पार्टी हाँ में कहा कि भैया, अगर हमारी इस चुनाव में नहीं पूछ होगी 24 में या कहीं, तो जी हम किसका? आखिर उनको हटना पड़ा, चूंकि वो स्वाभिमानी से, और हाँ उनकी अपनी वो थी, तो वो तो बाहर आ गए। लेकिन जो लोग अभी भी लगे हुए हैं, कोई मंत्री के बहाने लगा हुआ, कोई कोई लेकिन जो उसकी मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा से बाहरी लोगों को बिल्कुल अलग रखा गया है। ये सही है कि उनको वोट बैंक के आधार पर मंत्री पद और सब कुछ दिए गए, लेकिन आप देखिए संगठन में कहीं उनको वो बात नहीं। यही बात प्रतिभा शुक्ला और वारसी के साथ भी है, इसमें भी दो राय नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पुराना कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, और उस आक्रोश कहीं विषम रूप में फूट पड़े, इसलिए ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। कह रहे भाई क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारे फलाने देहात में वहां पर हमारा कोई आदमी नहीं, वहां नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, उनको वो जो मूल धारा, जो समरसता और जो सब कुछ है, उससे बिलग ही रखा गया। वर्मा जी, एक चीज और, जैसे यहां पर तो तमाम रिफ्ट हो रही है, अगर भोले बनाम अनिल शुक्ला वारसी या प्रतिभा शुक्ला चल रहा है, तो जयंत चौधरी और संजय निषाद ने भी अपने सुर बदले हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है क्या? और आपस में कतरविरोध तो है ही है उनके यहाँ। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और संजय निषाद तो खुल करके बोल रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं। और संजय निषाद जब अभी बोले, बल्कि तो उन्होंने ये तक कह दिया कि हमको हटा दें गठबंधन से, अगर ऐसी को बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। जी तो जी जी सीधी सी बात क्या है कि अब 27 का चुनाव, अब ये मांगेंगे टिकट, उतने ये दे नहीं पाएंगे। अब उसको बैलेंस करने के लिए कहीं माहौल ना हो, तो सबसे पहले ब्रजेश पाठक ने संजय निषाद को बुलाया और उनको जरा बैलेंस किया।
फिर असल में बीच में एक दो नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के बयान दे दिए कि जाना है तो चले जाओ, काहे के लिए परेशान हो रहे। इसके बाद जो है ये मुख्यमंत्री से मिले भी 2 रोज पहले, हाँ। मुख्यमंत्री से भी आश्वासन मिला तो ये तो बैलेंस हो गए। इसी तरीके जयंत चौधरी भी अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने टिकट उनको सपा से मिले थे जी 33 और 27 के लगभग, वो उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल उतने ही टिकट देगी जहां जहां पर लोकदल जीता था, इसके अलावा कोई नहीं टिकट देगी। क्योंकि उसे फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने टिकट काटने पड़ेंगे, तो ऐसा वो रिस्क भी नहीं लेना चाहती। इसीलिए सब अलग थलग दिखाई दे रहे हैं और बार्गेनिंग पावर तेजी के साथ बढ़ गए थे। जहां तक भोले की बात है, मैंने आपको पहले बताया कि भोले तेवर वाले नेता, तो विशेष जानकारी तो मैं नहीं डिटेल में बताऊंगा, आपको बतावें कि भोले वो नेता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे समय में भी वो बोल नहीं रहे, बल्कि ये कह रहे हैं हाँ अनिल शुक्लावासी मेरे भाई हैं और जांच करा लीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ये इनके तेवर नहीं है। मुझे मालूम है कि जब ये स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री थे, आपको बता रहे कल्याण सिंह की सरकार में, समझे राजेश जी, उस समय इन्होंने अपने मंत्री पद की कोई परवाह न करके विधानसभा के अंदर जी अब कल्याण सिंह की नीति के खिलाफ बोला था। ये वो देवेंद्र सिंह बोले। तो देवेंद्र सिंह बोले अपने को समझते हैं, और एक बात बिल्कुल सही है कि अकबरपुर, कंचौसी और देहात में उनका एक अच्छा खासा आधार है, जिसके बल पर वो अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, अपना जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कितने कितने उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम भोले को इग्नोर नहीं कर सकते। भोले हमारे एक पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसलिए जो भोले और उनके बीच का जो विवाद है, वो विवाद जो है वो सीधे सीधे बढ़ता जा रहा है। अब देखना यही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 रोज में प्रदेश से कोई ना कोई नेता या कोई संगठन मंत्री इन लोगों को तलब करेगा, क्योंकि नोटिसें तो जारी की जा चुकी है कि अनुशासनहीनता की, और 3 दिन में से समय मांगा गया, और इन लोगों ने समय के अनुसार अपना अपना पक्ष भी रख दिया है। अब निर्णय भी होना है, तो ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में कोई ना कोई निर्णय आएगा और स्थिति को सामान्य करने का या यूं कहिए डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास होगा। ठीक बात है। इस पूरे विवाद में वर्मा जी एक नया बिंदु आया है। ब्राह्मण और ठाकुर के बीच में तो तमाम अदावत का काम चल ही रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो भाजपा में ये सर चढ़ कर बोल रहा है, दोनों के बीच में, दोनों नेताओं, दो संप्रदायों के बदले नहीं धर्म वर्गों के नेताओं में विवाद बहुत बढ़ता ही जा रहा है। पूर्वांचल में तो खुलेआम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, कुटुंब परिवार का एक नया उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि ताकि किसी को कुछ लगे भी नहीं और हम लोग इसके आड़ में नया एक वेग तैयार करें और वो धीरे धीरे हम कांग्रेस की तरफ हम टिल्ट करें? क्या आपको ये सुगबुगाहट लग रही है क्या? देखिए सुगबुगाहट क्या है, ये तो छवि बनी हुई है, चाहे कुछ भी कहा जाए। तो योगी सरकार की ये छवि तो ये बनी हुई है कि छात्रों की सरकार। और मैंने पिछले बार भी आपसे जिक्र किया था कि छात्रों की एक बैठक भी होती है, वहां पर भी निर्णय लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में ब्राह्मण अपने को उपेक्षित, मेरे बल पर सरकार तो बन रही है, मेरे बल पर सारे काम तो हो रहा है, लेकिन हमको वो महत्व नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि भाई किसी ब्राह्मण को बना दिया जाए। तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो, चाहे अन्य निगमों में या जो प्रमुख मंत्री पद हो उनमें हो, उनको महत्व नहीं दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं उनमें भी बेचैनी है। और पिछले दिनों एक बैठक भी हुई थी कुटुंब के नाम पर, और जिसमें कहते हैं कि 28 विधायक पहुंचे थे। वो अभी अपने नेता की तलाश नहीं कर पा रहे हैं कि कौन होकर के मुखर होकर के बोले। तो अभी इस तरीके की स्थिति है, लेकिन व्याकुलता और अकुलाहट तो ये है ही है
कि ब्राह्मण समाज ये सोचता है कि जो हमको महत्व मिलना चाहिए, जो हमारी बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए, जो हमको समरसता में प्रमुखता दी जानी चाहिए, वो हमको नहीं दी जा रही है। तो ये तो बेचैनी है। और चूंकि यही हाल कानपुर देहात में है कि जी भोले की भी एक छवि यही है कि वो अपने समाज को लेकर के काफी तेजी के साथ चलते हैं। उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं, ब्राह्मण को न्याय न देना, है सब कुछ करने का आरोप भी उनके ऊपर लगता है। जी तो इस कारण यहाँ पर वो चीज खुल करके सामने आई है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अनिल शुक्ला वारसी के खिलाफ दो पूर्व अध्यक्षों को लाया गया, वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो सीधे सीधे ये माना जा रहा है कि भोले के कैंप के हैं और उन्होंने इस तरीके का। हालांकि अब तीनों लोगों को नोटिस दी गई है और अब देखिए क्या होता है। और ये बात तो खैर सही है कि बेचैनी है, इसमें भी दो राय नहीं है। और ये माना जा रहा है कि अकबरपुर में देवेंद्र सिंह भोले की चल रही है, जो वो कहेंगे वही होगा। और यही कारण है कि ये 2 साल से इंस्पेक्टर है, एक कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा कायम करवा देता है सड़क निर्माण को लेकर के। तो अब मुकदमा भी कायम होता है, एसपी आश्वासन देते हैं, उसके बाद भी वो नहीं हटते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम्स है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर वो ठाकुर और ब्राह्मण जैसा आप कह रहे हैं, वो लड़ाई भी बड़ी मुखर होती हुई दिखाई दे रही है। वर्मा जी, एक बिंदु और आपके सामने विवाद के रखे, मतलब भाजपा में विवादों का अब नाता गहरा होता जा रहा है। नामांतरण शुल्क को लेकर अरुण एमएलसी हैं इनके, अरुण पाठक, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी कि, और फिर उसके बाद शासन ने उनकी बात को एग्री किया और पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बनाया कि अधिकतम नामांतरण शुल्क नगर निगम में 10,000 रुपए ही लिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। लेकिन कानपुर में चूंकि महापौर प्रमिला पांडे जी हैं, उन्होंने ये सदन से पास करा दिया कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानेंगे और अभी भी वही पुराना आदेश लागू है। कोई किसी से 2 लाख रुपए लिया जा रहा है, किसी से 3 लाख रुपए लिया जा रहा है, मतलब जो बाजारी मूल है या सर्किल रेट है उसके हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं और नामांतरण शुल्क उसके हिसाब से वसूला जा रहा है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी अब शुरू हो गई है क्या भाजपा के अंदर, जो मूल कैडर है उसके अंदर? नहीं, मूल कैडर के अंदर जो है, जो लड़ाई है जो शुरू हुई है, ये देखिए, ये भी एक प्रतिष्ठा की लड़ाई। देखिए इधर आप देखें तो अरुण पाठक लगातार लाइमलाइट पे रहते हैं और मुख्यमंत्री से मिलना, पेंशन की बात करना और हर मामले में आगे करना, अगुवाई करना, कार्यक्रमों में जाना, वो लाइट में रहते हैं। और कारण क्या है कि उनकी सीट जरूर स्नातक क्षेत्र की है, लेकिन वो एक सामान्य जनप्रतिनिधि के रूप में ही अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब वही लेकिन नामांतरण शुल्क को लेकर के स्थिति उत्पन्न हुई। अब जब उन्होंने जाके सरकार में कहा, शिकायत की, तो ये चीज जो है यहाँ के मेयर को जरा उचित नहीं लगी और उन्होंने जाकर के कहा, वहां से आदेश भी करा दिया और कहीं ना कहीं दोनों में प्रतिद्वंद भी हुई कि अच्छा देख लेंगे। प्रमिला पांडे ने क्या किया कि उसे सदन से पास करा करके और उस शासनादेश के खिलाफ सरकार को प्रस्ताव भेज दिया कि भाई हमारी तो नगर निगम ने तो यही पास किया। कुछ मामला इसमें शासन स्तर पर विचाराधीन है। हो सकता है कि शासन, क्योंकि नगर निगम में जो भी प्रस्ताव पास होते हैं अहम, वो शासन के पास भेज जाते हैं और बहुतों में तो जब तक शासन का अप्रूवल नहीं आ जाता है तब तक उसे लागू ही नहीं किया जाता है। तो हो सकता है कि वो गया हो। लेकिन ये बात भी सही है कि अरुण पाठक मतलब एक लाइमलाइट में आना चाहते, जन मतलब देखिए वो स्नातक क्षेत्र से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि के रूप में, आम जन के प्रतिनिधि के रूप में, ताकि आने वाला भविष्य को भी उनका सुरक्षित है। तो नामांतरण की लड़ाई लड़े, नामांतरण की लड़ाई आम जन की है, कोई स्नातक की नहीं है केवल है। तो अब लोगों को लग रहा है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको लगता है कि भविष्य देख रहे हैं, लोकसभा और ये मंत्री पद और ये सब। तो ये भी एक वर्चस्व की जो लड़ाई और जो गुटबाजी की लड़ाई है वो भी इसमें सामने दिखाई दे रही है। यही कारण है कि प्रमिला पांडे ने जो है नगर निगम से एक प्रस्ताव पास कर दिया। देखिए प्रमिला पांडे भी अगर आप यूं देखिए तो बड़ी हट के साथ जो निर्णय लेने वाली, आपको मालूम है कि किस तरीके से कंवेंशनल सेक्टर का
नामकरण को लेकर के विवाद चल रहा, अभी भी चल रहा है। जी पूरी जनप्रतिनिधि सबको श्याम बिहारी जी के नाम पे किया जाए, लेकिन वो है सुषमा स्वराज के नाम पर होगा। उन्होंने ये तक किया, फिर एक प्रस्ताव फिर पास करवा दिया सुषमा स्वराज के नाम से। तो एक, और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में दो धड़ों की लड़ाई है, एक वो प्रमिला पांडे है और एक दूसरी ओर ये लोग हैं। तो उस कारण भी ये विवाद सामने देख रहा हो, चाहे कंडेंसर सेक्टर का मामला हो या जो और भी बहुत से मामले हैं जिन पर स्थितियां बिल्कुल बनती जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो धड़ों की लड़ाई है वो भी बहुत तेजी के साथ इस समय चल रही, इसमें भी दो राय नहीं। वर्मा जी, एक अंतिम सवाल और आपसे करना चाह रहे थे। तमाम सारी बातें हो रही हैं, आपस में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। जो मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति है, कम से कम भ्रष्टाचार में, वो जमीन पे उतरती हुई नहीं दिख रही है। भ्रष्टाचार हर विभाग में है। अगर ये कोई कहने को दावा करे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है। मुझे लगता है कि इनकी सरकार में और बढ़ गया और 1.5 गुना हो गया है। भ्रष्टाचार पे लगाम कब लगेगी? और भाजपा के लोग कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं, दावा भी बहुत करते हैं, दम्भ भी बहुत भरते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। नीचे आम आदमी बाहर परेशान है, बेहाल है, उसे पैसे देकर ही काम कराना पड़ रहा है। और अब तो यह भी हो गया है कि कोई पैसा लेता है तो यह गारंटी नहीं कि उसका काम ही हो जाए। ये जो परंपरा जिनकी सरकार में स्टार्ट हुई है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी जनों के बीच में एक विवाद का बड़ा कारण बन गया है। आपको क्या लगता है, ये रार क्या और गहरी होगी क्या? देखिए राजेश भाई, मुझे मालूम है कि एक बार व्यापारियों का एक कार्यक्रम हुआ मर्चेंट चैम्बर में, और उसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आए हुए थे। और उनके सामने पंडित श्याम बिहारी मिश्र ने कहा था कि जो घूस पहले 50 रुपए की थी वो 500 रुपए की हो गई। ये उन्होंने खुल करके कहा कि हो गई। अब दिक्कत क्या है, योगी आदित्यनाथ के सामने जो टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कि माफियाओं को खत्म करो, ये छेड़छाड़ हो रही इसको खत्म करो, लगड़ा वो करो। तो जो उनकी जो टॉप प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर की है, और जो वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे राज्य में सब महिलाएं भी सुरक्षित है, राज्य को हमने राज्य का वो स्वरूप बदल दिया है, इसीलिए हमारे यहाँ निवेश भी हो रहा है। तो ये सब कुछ तेजी के साथ चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर उनका है, उस जगह तो उनको कुछ सफलता भी मिल रही है, हालांकि अपेक्षित नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उस दिशा में उनको सफलता मिल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर है। अब उसके बाद भी क्या होता है कि जब एक आप योगी सरकार की कार्यशैली और भी देखिए कि जब भी कोई अहम मुद्दा आ जाता है तो उस पर वो जोर मार देते हैं। जैसे समय बाढ़ है, तो योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कहा कि बाढ़ जो है वो सब मंत्री चले जाए और ये तुरंत दूर करो, ये हो गया। त्योहार आए तो त्योहारों पर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को, मैंने जब कोई ज्वलंत बातें आती है तो मुख्यमंत्री उसको प्रायोरिटी पे लेकर काम करे। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं और उनकी नीति इसमें जीरो टॉलरेंस की नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जो कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दे करके जो अभियान चला रखा है, अगर वैसा ही अभियान उनका करप्शन की ओर चल जाए तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का बहुत बड़ा भला होगा। लेकिन सहयोग कहिए, दुर्योग कहिए या कुछ भी कहिए कि उस दिशा में अभी वो कदम नहीं बढ़ पाए हैं। और इसका लाभ जो है, ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से उठा रहे हैं। और यही कारण है कि आपको आज ये कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है। ठीक बात है, ठीक बात है। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए विषय में फिर आपसे चर्चा करेंगे और यही क्रम हम जारी भी रखेंगे। आपके द्वारा एनालिसिस होती रहेगी विभिन्न करंट विषयों पर भी और तमाम और विषय हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। भाजपा में सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई बूम पर है। कहा जाता है जब सत्ता और पैसा खूब होता है तो इंसान पर मैं सवार हो जाता है। शायद भाजपा को भी
वही हो गया है। आपको हमारा यह विशेष कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।